नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेश। आज भी हम बात करेंगे देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। चुनाव 9 सितंबर को होना है। परसों भारतीय जनता पार्टी की ओर से एनडीए प्रत्याशी के रूप में सीपी राधाकृष्णन को घोषित किया गया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो ये माना गया था कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए राधाकृष्णन को आगे लेकर आई है। वे चूंकि संघ के भी हैं, तो संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो तनातनी चल रही है उसका भी एक मध्य मार्ग इसको माना गया। और ये माना गया कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए एक तीर से कई शिकार किए हैं, लेकिन आज इस मास्टर स्ट्रोक पे यानी नहले पे दहला मार दिया विपक्ष ने। विपक्ष की ओर से भी जैसा ये सभी अंदाज लगा रहे थे कि विपक्ष भी ये चुनाव लड़ेगा और मजबूती के साथ लड़ेगा, भले ही उसकी हार दिख रही हो, लेकिन एक ये राजनीतिक संदेश देने के लिए ही सही विपक्ष चुनाव लड़ेगा। और किस मजबूती से लड़ेगा उसका अंदाज कोई नहीं लगा पा रहा था, कारण कि संख्या बल जो है वो विपक्ष के साथ में नहीं है। इसके बावजूद भी आज अब तक तो नरेंद्र मोदी चौंकाते रहे हैं अपने फैसलों से। आज देश की राजनीति को विपक्ष ने चौंका दिया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित करके। आपको ये बता दें कि राधाकृष्णन तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और इससे पहले वे तमिलनाडु की भारतीय जनता पार्टी का एक अध्यक्ष रहे हैं और 2 बार सांसद भी रहे हैं लोकसभा में। लेकिन सुदर्शन रेड्डी को गैर राजनीतिक प्रत्याशी के रूप में सामने लाया गया है और ये कहा गया है कि ये इंडिया ब्लॉक के नहीं, ये समूचे विपक्ष के प्रत्याशी हैं। तो इस चुनाव ने ये जाहिर कर दिया विपक्ष के प्रत्याशी की घोषणा होते ही कि इस बार का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो लोक साउथ का चुनाव है, यानी सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी पार्टियां इस बार ने इस उपराष्ट्रपति के चुनाव को दक्षिण भारत पर आधारित कर दिया है। यानी इस बार जो भी दांवपेच चला गया है या जो भी दांवपेच आगे चला जाएगा वो दक्षिण भारतीय दांवपेच ही कहलाएगा। अब आपको ये बता दें कि राधाकृष्णन के सामने जो सुदर्शन रेड्डी हैं वो भी दक्षिण भारत से हैं, आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, आंध्र प्रदेश के ख्यातनाम वकील रहे हैं और आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट में जज रहे हैं। उसके बाद में उन्हें 2005 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस बनाया गया था और वे 2007 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट इंडिया के भी न्यायाधीश रहे हैं। तो वो आज जब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके नाम की घोषणा की तो ये कहा कि हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में सभी विपक्षी दलों ने, उनका जोर इंडिया ब्लॉक पर नहीं, सभी विपक्षी दलों ने सुदर्शन रेड्डी को अपना प्रत्याशी बनाने का सर्वसम्मत फैसला किया है। अब चूंकि उनका नाम कहीं था ही नहीं और वो नाम अगर सामने आया तो चौंकाने वाली बात थी और किसी को अंदाज भी नहीं था। और जो नाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने विपक्ष की तरफ से कल तक गिनाए थे वो उन सभी का कहीं कोई पता भी नहीं चला और एक नया नाम सामने आ गया। आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से तमिलनाडु से त्रिचुर शिवा का एक नाम आया था, दूसरा नाम आया था तुषार गांधी का और तीसरा नाम आया था चंद्रयान मिशन से जुड़े हुए वैज्ञानिक अन्नादुरई साहब का। लेकिन ये तीनों नाम आज सामने नहीं आए। तो माना जा सकता है कि अन्नादुरई साहब ने तो चूंकि इस राजनीतिक लड़ाई से खुद को दूर कर लिया होगा, लेकिन ये गैर राजनीतिक प्रत्याशी ला के एक चुनाव को रोचक बनाने की कोशिश की है विपक्ष ने। अब इसमें यह देखना है कि कल राधाकृष्णन जो एनडीए के कैंडिडेट हैं उनको आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी यानी वाईएसआरसीपी ने समर्थन की घोषणा की थी। क्या वो अपना रुख बदलेगी? एनडीए के सबसे बड़े प्रभावी दल
तेलुगु देशम पार्टी जिसकी आंध्र प्रदेश में सरकार है, क्या उसके रुख में कोई फर्क आएगा? ये सारे कुछ इस तरीके के एस्पेक्ट्स हैं जो इन चुनाव को रोचक बनाएंगे। संख्या बल निसंदेह एनडीए के साथ में है, राधाकृष्णन के साथ में है, और विपक्ष कहीं दूर है, जीत के आंकड़े से कहीं दूर है। लेकिन चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है उसमें क्रॉस वोटिंग की संभावना ज़्यादा रहती है, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था। जगदीप धनखड़ को 500 से ज़्यादा वोट मिले थे, मार्गरेट अल्वा को उन्होंने हराया था, तो 500 से ज़्यादा वोट मिले थे। टीएमसी ने मार्गरेट अल्वा को वोट नहीं दिया था। लेकिन इस बार चूंकि ये लड़ाई साउथ वर्सेस साउथ है, तमिलनाडु वर्सेस आंध्र प्रदेश है, नैरेटिव जो है वो लुक साउथ है, तो इसमें ये चुनाव इस बार बहुत ज़्यादा रोचक होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आपको ये बता दें कि कल जब ये सारी चर्चा हो रही थी और जो एनडीए के प्रत्याशी बनाए गए राधाकृष्णन महाराष्ट्र से दिल्ली आए थे, उस वक्त भी इस बात की चर्चा थी कि डीएमके धर्म संकट में पड़ गया है। क्यों? कि राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं। अब तमिल अस्मिता की बात करने वाली डीएमके क्या राधाकृष्णन से अलग जाएगी? वो इंडिया अलायंस का बड़ा हिस्सा है, तो ये कहा गया कि नहीं, वहाँ पे उसमें सेंध लगाने की कोशिश इस नाम से मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने की है। लेकिन आज जब सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने आ गया तो अब इस बात की चर्चा हो रही है, क्या विपक्ष ने एनडीए में सेंध लगाने की एक कोई कवायद की है? क्या वो टीडीपी को तोड़ने की और उसमें दरार लाने की कोशिश कर रही है सुदर्शन रेड्डी को सामने लाके? ये सारी चीज़ें हैं। गणित, बहुमत का गणित होता है, बहुमत का गणित एनडीए के साथ है, लेकिन संभावनाओं का खेल है राजनीति, और इस संभावनाओं के खेल में कुछ भी हो सकता है। अभी जिस तरीके के हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी हालात कैसे हैं, इसका अंदाज़ा हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के जो भी हाल ही चुनाव हुए हैं उसके नतीजों से अंदाज लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गज नेताओं ने सेक्रेटरी पद का चुनाव लड़ा, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी जीते और उन्होंने हराया भारतीय जनता पार्टी के एक नेता संजीव बालियान को, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको अमित शाह और नरेंद्र मोदी का समर्थन था। इसके बावजूद अगर वो चुनाव हार गए तो इससे आप भारतीय जनता पार्टी की स्थिति का अंदाज लगा सकते हैं। तो विपक्ष अगर उत्साहित है कि उसे क्रॉस वोटिंग का फ़ायदा मिल सकता है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की लड़ाई का फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि राधाकृष्णन आरएसएस से जुड़े हुए हैं, किशोरावस्था से वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं, लेकिन उनको प्रत्याशी बनाए जाने के बाद में आरएसएस की तरफ से किसी तरीके का कोई संकेत नहीं आया है। आपको बता दें कि आज से आरएसएस ने भी दिल्ली में अपने प्रचारकों की, अपने सर संचालकों की एक बैठक शुरू की है। इस बैठक में भी राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा निश्चित रूप से होगी, लेकिन आरएसएस राधाकृष्णन के मुद्दे पे भी चुप है। तो ये एक और इशारा करता है कि कहीं हालात ठीक नहीं है। अब आपको हम कुछ आंकड़ों की बात कर लें तो आंकड़ों के हिसाब से जैसा हम कह रहे हैं कि एनडीए प्रत्याशी राधाकृष्णन मजबूत हैं। दोनों सदनों को मिला के 781 सांसद अभी मौजूदा हैं, जिसमें 12 राज्यसभा के सांसद वो भी हैं जिनको मनोनीत किया गया है, और ये मनोनीत सांसद भी उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करते हैं। इस हिसाब से 781 मतदाता जो हैं, जिसमें 542 लोकसभा के हैं, लोकसभा की सीटें 543 है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बसीरहाट की एक सीट खाली है। राज्यसभा में 245 सीटें हैं, लेकिन वहाँ 5 सीटें खाली है, जिसमें 4 सीटें जम्मू कश्मीर की खाली है और 1 सीट पंजाब से खाली है, जब आम आदमी पार्टी के सांसद ने वहाँ से इस्तीफा दे दिया था। तो कुल मिला के 240 सीट राज्यसभा की और 542 सीट लोकसभा की। इस हिसाब से 781 सांसद जो है वो वोट देंगे, और जो नियम है उस नियम के हिसाब से ये बहुमत का आंकड़ा बनता है 391। और 391 की हम अगर बात करें तो एनडीए का दावा है कि उसके पास में 427 वोट हैं, और इंडिया का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि उसके पास में 355 वोट हैं। अब ये 355 वोट में वो वोट भी शामिल है जो ना तो विपक्ष का हिस्सा है और ना वो सत्ताधारी एनडीए का हिस्सा है।
ये वोट कितना महत्वपूर्ण होंगे, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि चुनाव में, मैं जैसा कह रहा हूं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें कुछ भी संभव है। तो बड़े जो इसमें प्लेयर हैं, आप एक अंदाज के हिसाब से आप आंकड़ा है कि 50 से 60 सांसद ऐसे हैं जो किसी से एसोसिएट नहीं हैं, वो ना तो सरकार के साथ हैं और ना वो इंडिया ब्लॉक के साथ में यानी विपक्ष के साथ में। ऐसी स्थिति में जो बड़े प्लेयर हैं, उन बड़े प्लेयर में सबसे ज़्यादा नाम आता है, 12 नाम जो है वो 12 सांसद YRCP के हैं, जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है। हालांकि इस पार्टी ने कल राधाकृष्णन को ये समर्थन देने की घोषणा कर दी थी, तब तक शायद उस अंदाज नहीं था कि सुदर्शन रेड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश से आने वाले वो विपक्ष के प्रत्याशी होंगे, तो उसका रुख भी बदल सकता है। इन YRCP के 12 सांसदों में 4 सांसद लोकसभा के हैं, माफ़ कीजिएगा 11 हैं YRCP के, जिसमें 4 सांसद जो हैं वो लोकसभा के हैं और 7 सांसद जो हैं वो राज्यसभा के हैं। आम आदमी पार्टी जो अभी इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है, लेकिन आज खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में TMC के डेरेक ओब्रायन ने बताया कि आम आदमी पार्टी का भी इस प्रत्याशी को समर्थन है। उस हिसाब से 9 वोट जो है सांसद राज्यसभा में है आम आदमी पार्टी के और 3 सांसद लोकसभा में हैं, तो उसके 12 सांसद होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो ये सवाल ये है कि YRCP के वोट किधर जाएंगे। आम आदमी पार्टी का मान लिया कि विपक्ष को जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो 11 वोट, हम 50-60 जो इधर उधर के वोट जो नॉन एसोसिएट हैं उसकी बात कर रहे हैं, वो वोट और प्लस अब इसमें सारा जो खेल सामने आएगा वो आएगा बीजू जनता दल के 7 सांसद हैं और BRS के 4 सांसद हैं। 7 और 4 11 ये सांसद किधर जाएंगे, तो 11 YRCP के सांसद, 12 आम आदमी पार्टी के सांसद और 11 सांसद BJD और BRS के जो तेलंगाना की पार्टी है। तो ये कुल मिला के आपको ये 22 और 12 34 और 7 ये 41 वोट, ये 41 वोट अगर इधर उधर होते हैं जिनको एनडीए अपने साथ में मानता है, वो अगर एनडीए के साथ नहीं जाते हैं, या ये वोट जिसको इंडिया ब्लॉक या विपक्ष अपने साथ में मानता है वो नहीं जाते हैं, तो निश्चित रूप से इसका चुनाव परिणाम पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये बात आप तय मानिए कि पिछली बार जगदीप धनखड़ को 528 वोट हासिल हुए थे, वो वोट शायद राधाकृष्णन को हासिल इतने नहीं हो पाए। कुछ सांसद ऐसे भी होते हैं जो मतदान भी नहीं करते। ये कुल संख्या जो है वो 781 है। अब 781 के इसमें जो महत्वपूर्ण जो नॉन एसोसिएट वोट हैं उनकी मैंने आपसे बात की है कि उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा जो टीडीपी के 18 सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा में, उनका रुख क्या रहेगा, ये भी चुनाव को प्रभावित करेगा। अभी आप मान के चलिए कि टीडीपी के 18 वोट एनडीए के साथ हैं, लेकिन आज सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी विपक्ष का बनाए जाने के बाद में क्या हालात बदलते हैं, ये देखने की बात होगी। कुल मिला के उपराष्ट्रपति का चुनाव इस बार रोचक होगा, निरस्त नहीं होगा। आंकड़े किसके साथ जाते हैं, ये आंकड़े आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में राजनीति को प्रभावित करेंगे और उसका पहला प्रभाव बिहार में पड़ेगा, उसके बाद में इसका प्रभाव पश्चिम बंगाल में पड़ेगा और जाहिर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की राजनीति में और तेलंगाना की राजनीति में तो इसका प्रभाव पड़ना ही है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो इस बार लुक साउथ हो गया है, दक्षिण के दावपेच का चुनाव हो गया है और एक बहुत रोचक चुनाव हो गया है। देखते हैं 9 सितंबर को पर्ची किसके नाम की खुलती है, क्या राधाकृष्णन के नाम की खुलती है या कोई चौंकाने वाला फैसला आता है जो किसी जस्टिस को, किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद की तरफ अग्रसर करता है। आंकड़े में फिर कह दूं कि आंकड़ों के खेल में राधाकृष्णन अब भी भारी हैं, लेकिन सुदर्शन की उम्मीदवारी ने चुनाव को रोचक बनाया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपको हमारे एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।